है आप सभी का संदीप कौर सर की यूट्यूब चैनल में। मैं अपने सभी विद्यार्थियों का, अपने मित्रों का हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी भी आज हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एमपी करेंट अफेयर और एमपी जीके की क्लास का आज हमारा 4th नंबर का पार्ट है। इससे पहले हम 3 क्लासेस ले चुके हैं दोस्तों। और एमपी करेंट अफेयर और एमपी जीके के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताता हूँ, धांसू ट्रिक से बताता हूँ, मतलब ऐसी ट्रिक जो आपको हमेशा याद रहेगी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो दोस्तों, एमपी करेंट अफेयर के साथ साथ हम एमपी जीके के क्वेश्चन भी ट्रिक के माध्यम से देख रहे हैं। और यह हमारी क्लास वर्तमान में जो जेल प्रहरी की परीक्षाएं चल रही हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही साथ में आगामी समय में जो व्यापम में ग्रुप 2 और ग्रुप 5 की परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी एमपी जीके और एमपी करेंट अफेयर के क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए दोस्तों, अब क्लास प्रारंभ करने से पहले हमारी कल की जो एमपी करेंट अफेयर की क्लास हुई थी 20 दिसंबर 2020 की, तो कल की क्लास में जिन विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में सबसे फास्ट आंसर दिया था दोस्तों, उन सभी विद्यार्थियों का, उन टॉप रैंकर्स का नाम ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। पहला स्थान इसमें प्राप्त किया है किरण शर्मा, दूसरे नंबर पर स्थान प्राप्त किया है राहुल मेवाड़ा, तीसरे नंबर पे है रिंकी चौकसे, चौथे नंबर पे है निकिता धाकड़, पांचवें नंबर पर है रुचि राय, छठवें नंबर पर प्रियंका सोनवने, 7th नंबर पे है सुभा मिश्रा और 8th नंबर पर नितिन मेवाड़ा। तो जी हाँ दोस्तों, इन 8 विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं, आपको कामना करता हूं। इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी प्रकार आज भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछे गए प्रश्नों का सबसे फास्ट आंसर आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में। और जो विद्यार्थी भी सबसे फास्ट आंसर देंगे उनका नाम अगली लाइव क्लास में आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज की हमारी ये क्लास प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या है दोस्तों आज का सुविचार कि मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो, और कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी हो मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। जी हाँ दोस्तों, हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो, क्योंकि जब जब हौसलों ने मंजिल से कहा है ये तेरे बस की बात नहीं, तो मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, जुड़ जाइए, आज मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं और मेरी धांसू ट्रिक से आपके सपनों को साकार बनाते हैं। चलिए दोस्तों, इसी सुविचार के साथ आज की कक्षा मैं संदीप गौर प्रारंभ कर रहा हूं। और पहला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। प्रश्न क्रमांक पहला आपसे पूछा गया दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है। जी हां दोस्तों, 4 विकल्प आपके समक्ष रखे गए हैं कि मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है। विकल्प है आपके खरगोन, छिंदवाड़ा, बड़वानी और उज्जैन। जी हाँ दोस्तों, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्यापम के पटवारी 2017 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। और एक बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि व्यापम क्वेश्चनों को रिपीट करता है, इस चीज का विशेष ध्यान रहे। तो हम चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा कि भाई मध्य प्रदेश के किस जिले में कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर खरगोन। जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर खरगोन का चयन किया इज द राइट आंसर। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित दोस्तों, खरगोन जिले में स्थित है। अब बात आती है सर इसको याद कैसा करें। जी हाँ दोस्तों, तो इसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसकी आपको धांसू ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रहेगी कि इसको याद कैसा करना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख लेंगे एक चीज, यहाँ पर बताइए राइट आंसर हमारा क्या था, खरगोन। और खरगोन में खर से हम क्या याद रख लेते हैं, खरगोश। खर से हम क्या याद रखते हैं आपका, खरगोश। अब हम सभी को पता है दोस्तों कि खरगोश कैसा होता है, सफेद होता है, और कपास भी कैसा होता है मेरे दोस्तों, सफेद होता है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि खरगोन में खर से खरगोश, तो खरगोश भी आपका सफेद होता है और कपास भी सफेद होता है। तो इस प्रकार से हमेशा आपको याद रहेगा कि मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये आएगा खरगोश। तो खर से खरगोश बना लिया क्योंकि खरगोश भी सफेद होता है और कपास भी कैसा होता है मेरे दोस्तों, सफेद होता है। तो इस प्रकार से यदि आप ट्रिक के माध्यम से चीजों को पढ़ेंगे तो कभी भी दोस्तों आप नहीं भूल जाएंगे, क्योंकि अभी तो हम रट लेते हैं या पढ़ लेते हैं और 2 से 4 दिन बाद हम भूल जाते हैं। यदि इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो कभी भी ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जब भी आगामी भविष्य में यह प्रश्न पूछा जाता है तो आप 100% इसका उत्तर सही लगाकर आएंगे। चलिए दोस्तों, चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर।
क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एफआईआर आपके द्वार योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 11 मई 2020 को कहां से किया है। पहली बात तो आपको दोस्तों ध्यान में रखना है कि एफआईआर आपके द्वार योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है, तो आपसे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश ने किया है। और मध्य प्रदेश करने वाला ऐसा देश का दोस्तों क्या है, प्रथम राज्य है। भारत का ये प्रथम राज्य है जिसने इस योजना का शुभारंभ किया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एफआईआर आपके द्वार योजना का शुभारंभ किस राज्य से है, तो भाई मध्य प्रदेश राज्य से है। और मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला प्रथम राज्य बना है। मतलब अब आपको अपनी एफआईआर लिखाने के लिए थानों में जाने की आवश्यकता नहीं है, खुद आपके थाने के अधिकारी आपके द्वार पर आएंगे और आपकी एफआईआर लिखकर ले जाएंगे। तो फिलहाल आपसे पूछा गया है कि भाई एफआईआर आपके द्वार योजना का शुभारंभ किसने किया है, तो भाई मध्य प्रदेश के जो हमारे गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी ने किया है। कब किया है, 11 मई 2020 को किया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कहां से किया है, तो फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और विदिशा। बताइए इस योजना का शुभारंभ गृह मंत्री चीफ मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने मई 2020 में कहां से किया है। चलिए राइट आंसर जान लेते दोस्तों। तो इस योजना का शुभारंभ नरोत्तम मिश्रा ने मेरे दोस्तों कहां से किया है, भोपाल जिले से किया है। जी दोस्तों कहां से किया है, भोपाल जिले से किया है। अब जिन विद्यार्थियों को पता था उन्होंने तो आंसर दिया है, किंतु जिनको याद नहीं रहता तो उसकी मैं आपको धांसू ट्रिक बता रहा हूं मेरे दोस्तों। जी दोस्तों इस ट्रिक से आपको हमेशा याद रहेगा, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि मध्य प्रदेश के किस जिले से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। चलिए दोस्तों बताइए, एफआईआर में एक शब्द आपको मिलेगा एफआईआर, तो एफआईआर को मैं क्या पढ़ लेता हूँ, फायर। एफआईआर को हम क्या पढ़ सकते हैं, फायर। और फायर मतलब मेरे दोस्तों कहाँ होती है, आग। एफआईआर का मतलब क्या होगा, फायर। और फायर का मतलब क्या होता है, आग। और आग दोस्तों कहाँ लगती है, धरती पर लगती है, भूमि पर। तो भू का मतलब किससे, भोपाल से। मैं आपको पहले एक चीज बता चुका हूँ कि भू का मतलब किससे होता है, भूमि से होता है। भू का मतलब किससे होता है, भूमि से होता है। और हमें पता है कि जो फायर होती है, जो आग होती है वो कहाँ पर लगती है, भूमि पर लगती है। तो भूमि में भू का मतलब भूमि से है, और वो से क्या बन जाएगा, भोपाल बन जाएगा मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार से थोड़ा रिलेट करके भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर कि दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है। 4 विकल्प है आपके समक्ष, बुरहानपुर, ग्वालियर, शिवपुरी और रायसेन। फटाफट दोस्तों इसका आंसर दीजिए, बुरहानपुर, ग्वालियर, शिवपुरी या रायसेन। फटाफट बताइए कि दौलत खां लोधी का मकबरा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों राइट आंसर की बात कर लें तो आपसे पूछा गया है कि भाई दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का मतलब बुरहानपुर इज द राइट आंसर, कि दौलत खां लोधी का मकबरा मध्य प्रदेश के कहाँ पर स्थित है, बुरहानपुर जिले में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये हो चुका है क्योंकि कई बार दोस्तों आपसे पूछा गया है। चलिए अब ये तो रटने वाली बात हो गई, किंतु याद रखेंगे हमेशा के लिए कैसे, तो इसकी बढ़िया धांसू ट्रिक बता रहा हूँ फन्नी सी। बताइए दौलत खां लोधी मकबरे के बारे में आपको उससे पूछा जा रहा है, तो इसमें एक शब्द आपको क्या मिलेगा, दौलत। क्या मिलेगा, दौलत। और मुझे बताइए दौलत किसी को बुरी लगती क्या मेरे दोस्तों, नहीं लगती। तो बुरी का मतलब बुरहानपुर से ले लेता हूँ, बुरी का मतलब किससे हम ले लेते हैं मेरे दोस्तों, बुरहानपुर से ले लेते हैं। कि यदि आपको फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको 5 लाख रुपए दूं तो क्या आपको बुरी लगेगी, हालांकि मैं 5 लाख रुपए दूंगा नहीं क्योंकि बहुत बदमाश आदमी हूँ, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से कि भाई दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है, इस प्रकार से मान लेते हैं कि दौलत किसी को बुरी लगती है क्या, नहीं लगती। यदि आपको कोई करोड़ों रुपए दे, लाखों रुपए दे तो आप मना नहीं करेंगे, चुपचाप से क्या है ले लेंगे। तो बुरी लगती है कहने का मतलब बुरहानपुर से, और दौलत अच्छी लगती है का मतलब दौलत खां लोधी से है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में इसका मकबरा है। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन बने हैं। जी दोस्तों आपको बताना है मध्य प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन बने हैं। 4 विकल्प में सुरेश धाकड़, ओम प्रकाश सखलेचा,
मोहन यादव और हरदीप सिंह कौर। फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि मध्य प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मध्यम उद्यम, यहाँ पर मध्यम क्या दिखाएगा, उद्यम, उद्यम मतलब होता है आपका काम, कि मध्य प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन बने हैं। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का मतलब ओम प्रकाश सखलेचा। जी हाँ दोस्तों, ओम प्रकाश सखलेचा इज द राइट आंसर। अब बात आती है इसको याद कैसा करें। तो देखो दोस्तों, इसकी मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बता देता हूँ कि इसको याद कैसा करेंगे। आप देखेंगे ओम प्रकाश में एक शब्द आ रहा है दोस्तों, क्या है, प्रकाश। ओम प्रकाश में एक शब्द आ रहा है दोस्तों, क्या है, प्रकाश। यदि मतलब आप अपने जीवन में प्रकाश फैलाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में उजाला लाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चाहे सूक्ष्म हो, चाहे लघु हो, चाहे मध्यम हो, हर एक प्रकार का क्या करना पड़ेगा, उद्यम करना पड़ेगा। उद्यम का मतलब है काम से, जिससे क्या होगा, और वह काम किस में करना पड़ेगा, चाहे विज्ञान का हो, चाहे प्रौद्योगिकी का हो, मतलब साइंस का हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो। यदि आप हर प्रकार का काम करेंगे तभी आपके जीवन में क्या आएगा मेरे दोस्तों, प्रकाश आएगा। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि यहाँ पर ओम प्रकाश में एक शब्द आया है प्रकाश, और यदि हम अपने जीवन में प्रकाश लाना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, हमारे जीवन को प्रकाशित या उजाला लाना चाहते हैं, तो हमें चाहे छोटा हो, चाहे लघु हो, चाहे मध्यम हो, हर एक प्रकार का काम करना पड़ेगा, चाहे वह साइंस का हो, चाहे वह टेक्नोलॉजी का काम हो, जिससे हमारे जीवन में क्या आएगा, प्रकाश आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर कि तुलसी समारोह कहाँ मनाया जाता है। जी दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में तुलसी समारोह कहाँ मनाया जाता है। कई बार आपसे पूछा गया है, आने वाले समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो फटाफट से मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए, तुलसी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। सतना, चित्रकूट, उज्जैन और देवास, चार आपके विकल्प हैं, सतना, चित्रकूट, उज्जैन और देवास। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, तुलसी समारोह कहाँ मनाया जाता है, क्या सतना जिला में मनाया जाता है, या चित्रकूट में, या उज्जैन, या देवास में। चलिए अब जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों तुलसी समारोह जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 2 का मतलब चित्रकूट इज द राइट आंसर। तुलसी समारोह मध्य प्रदेश के चित्रकूट जिले में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी समारोह मध्य प्रदेश के चित्रकूट में मनाया जाता है आपका। अब बात आती है इसको याद कैसा करें। जी हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है, क्योंकि यह प्रश्न तो आप कहीं से भी किसी भी किताब से आप पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, किंतु एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो चीज़ों को थोड़ा ट्रिक के माध्यम से या रिलेट करते हुए पढ़ता है। रटने वाला विद्यार्थी भूल जाएगा एग्जाम में जाके, क्योंकि उसके पास साइंस भी है, जीके भी है, आपका गणित भी है, रीजनिंग, कितनी चीज़ें, कितने फार्मूले दोस्तों रटोगे, तो आपको रटना नहीं, आपको समझना है। और हमारी क्लासेस में चाहे वो एमपी करेंट अफेयर का क्वेश्चन हो, चाहे एमपी जीके क्वेश्चन हो, हर एक चीज़ आपको सिर्फ ट्रिक के माध्यम से बताई जाएगी। ऐसा कोई सा क्वेश्चन ही शायद ही बचे जिसे मैं आपको से कहूंगा कि इसे क्या है, रट लीजिए। जहां पर रटना होगा वह भी बताऊंगा, और जहां ट्रिक से हो सकेगा तो 100% से मैं अपनी तरफ से उसे ट्रिक से रिलेट करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोस्तों यही मेरा भी काम है। मैं भी ऐसा स्टूडेंट आपकी तैयारी कर रहा हूं, और मेरा भी तरीका यही है, मैं भी ट्रिक के माध्यम से ही दोस्तों पढ़ता हूं। चलिए तो अब इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो राइट आंसर तो क्या होगा, चित्रकूट। अब याद कैसा करें, तो दोस्तों आपने एक दोहा सुना होगा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तो अब आप समझ गए मेरे दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि चित्रकूट के घाट पर, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, चित्रकूट पर। और चित्रकूट के घाट पर चंदन कौन घिस रहे हैं, तुलसीदास जी घिस रहे हैं, और चंदन कौन लगा रहे हैं, श्री राम भगवान लगा रहे हैं। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। इसका मतलब है तुलसी समारोह कहां पर मनाया जाता है, तो चित्रकूट इज द राइट आंसर। आई होप इस ट्रिक के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से अब यह क्वेश्चन दोस्तों आपको हमेशा याद रहेगा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी।
चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि कालिदास सम्मान 2019 किसे दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कालिदास सम्मान 2019 किसे दिया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताने से पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कालिदास सम्मान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस वर्ष की गई है। यह क्वेश्चन 5 से 6 बार व्यापक में पूछा जा चुका है कि कालिदास सम्मान की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस वर्ष की गई है। तो आपको ध्यान में रखना पहले तो कि कालिदास सम्मान की स्थापना कब की गई है, तो 1980 में की गई। पहला पॉइंट तो आपको यह याद रखना है कि कालिदास सम्मान की स्थापना कब हुई है, 1980 में हुई है। और इसमें सम्मान रूप में कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, तो 2 लाख रुपए दिए जाते हैं मेरे दोस्तों। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि 1980 में स्थापना हुई है, वो राशि कितनी दी जाती है, तो इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, शास्त्रीय संगीत में आपका ये दिया जाता है, रंगकर्म के क्षेत्र में आपका ये कालिदास सम्मान दिया जाता है। फिलहाल आपसे पूछ रहे हैं कि कालिदास सम्मान 2019 किसे दिया गया है। 4 विकल्प हैं, राम गोपाल बजाज, अंजलि ईला मेनन, सुरेंद्र वर्मा और मंजू मेहता। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि कालिदास सम्मान 2019 किसे दिया गया था। चलिए दोस्तों, अब इसके राइट आंसर की बात कर लें तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है यहाँ पर मेरे दोस्तों, सुरेंद्र वर्मा का। जी हाँ दोस्तों, सुरेंद्र वर्मा जो तीसरा विकल्प जिन विद्यार्थियों ने चुना है इज द राइट आंसर कि कालिदास सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया है, सुरेंद्र वर्मा को यह सम्मान 2019 का दिया गया है, क्योंकि 2020 का तो अभी हुआ नहीं है। 2019 का किसे मिला है, सुरेंद्र वर्मा को। अच्छा, जो अन्य नाम है वह भी महत्वपूर्ण है कि जो कालिदास सम्मान बात कर लें 2017, तो 2017 किसे मिला था, राम गोपाल बजाज को मिला था। और अंजलि ईला मेनन ये पश्चिम बंगाल की है, इन्हें 2018 का मिला था मेरे दोस्तों। और 2019 का किसे मिला है, सुरेंद्र वर्मा को। तो मैंने 17, 18, 19 सबको आपको बता दिया है। 17 में राम गोपाल को मिला था, 18 में अंजलि ईला मेनन जो कि वेस्ट बंगाल की है, और 2019 में सुरेंद्र मेहरा को यह पुरस्कार सम्मान दिया गया है। चलिए अब बात आती है सर इसकी भी क्या कोई ट्रिक है क्या। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। भैया बताइए, कालिदास सम्मान मैंने अभी आपको बताया किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपका शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत में बताइए पुरस्कार उसी व्यक्ति को मिलेगा जो अच्छा सुर लगाएगा, क्योंकि जिसको जो जितना अच्छा सुर लगाएगा उतना ही अच्छा वो गाएगा, संगीत में अच्छा हुनर उसके पास होगा। तो इस प्रकार से याद कर लेते हैं कि जो राइट आंसर यहाँ पर क्या था, सुरेंद्र वर्मा। और सुरेंद्र वर्मा एक शब्द आ रहा है क्या है, सुर। तो भाई जो जितना अच्छा सुर लगाएगा तो उसे ही शास्त्रीय संगीत में क्या है, पुरस्कार मिलेगा। और शास्त्रीय संगीत में पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, तो कालिदास सम्मान दिया जाता है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि सुर का मतलब है सुरेंद्र से, और कालिदास सम्मान शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है, रंगकर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखेंगे। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। खरबूजा महल किस जिले में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, आपके 2017-18 एमपी पुलिस में पूछा जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, एमपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि खरबूजा महल किस जिले में स्थित है। 4 विकल्प हैं, रतलाम, धार, उज्जैन और दतिया। फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि खरबूजा महल किस जिले में स्थित है, रतलाम, धार, उज्जैन या दतिया। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो भाई खरबूजा महल की बात हो रही है, तो खरबूजा महल मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित। जिन विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक 2 का चयन किया है इज द राइट आंसर कि खरबूजा महल मध्य प्रदेश के धार जिले में है। अब बात आती है सर इसको याद कैसा करें, तो इसकी भी दोस्तों ट्रिक बता सकता हूं मैं, आपकी फन्नी सी ट्रिक बता रहा हूं, काफी महत्वपूर्ण है चूंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है व्यापम में। बताइए, खरबूजा आप लोगों ने देखा भी होगा और खाया भी होगा। अब बताइए मुझे, खरबूजा जब काटते हैं तो पानी की क्या निकल जाती है मेरे दोस्तों, धार निकलती है। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि यहाँ पर जब खरबूजा आप काटेंगे तो खरबूजे से क्या निकलती है, पानी की धार निकलती है। तो धार का मतलब है धार जिले से, और खरबूजा काटने का मतलब है खरबूजा महल से। इस प्रकार से याद रहेगा आपको इस ट्रिक से कि खरबूजा महल किस जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि विश्वामित्र पुरस्कार 2019 से पुरस्कृत अभिलाष एमटी किस खेल के प्रशिक्षक है। दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो विश्वामित्र पुरस्कार है, विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कब की गई थी, तो 1994 में की गई थी। पहला पॉइंट तो आपको यह ध्यान में रखना है कि विश्वामित्र पुरस्कार की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब की गई, 1994 में। दूसरा बात करें इसमें कितनी राशि दी जाती है, तो इसमें 1 लाख रुपए दोस्तों दिए जाते हैं। तीसरा बात करें सर इसे किस व्यक्ति
को यह मिलता है? तो नाम ही विश्वामित्र है। तो बताइए यह उस खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है जो कम से 5 वर्षों में कम से कम 2 खिलाड़ियों को शिक्षित करता है, और वे 2 खिलाड़ी या तो एकलव्य पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए हों या विक्रम पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए हों। ऐसे खेल प्रशिक्षक को यह पुरस्कार दिया जाता है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि 2019 में विश्वामित्र पुरस्कार कितने प्रशिक्षकों को दिया गया है? तो 3 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है? 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि अभिलाष एमटी किस खेल के प्रशिक्षक हैं? तो बताइए 4 ऑप्शन है, खो खो, तैराकी, टेनिस और फुटबॉल। अब राइट आंसर की बात कर लें तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया मेरे दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया है तैराकी, तो तैराकी इज द राइट आंसर। कि अभिलाष एमटी किस खेल के प्रशिक्षक हैं? तैराकी के हैं। इन्हें तैराकी के क्षेत्र में ही विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि 2019 की है। चलिए अब बात करें इसका राइट आंसर हम देख चुके हैं तैराकी। अब इसको याद कैसा करें दोस्तों, बहुत ही बढ़िया से ट्रिक बता रहा हूँ। बताइए अभिलाष में आपको एक शब्द मिलेगा लाश, और लाश नदी पर क्या करती है? तैरती है मेरे दोस्तों। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि जब नदी में आपने किसी को लाश को देखा होगा तो लाश कहाँ पर तैरने लगती है? पानी के ऊपर तैरती है। तो लाश का मतलब अभिलाष से है और तैरती का मतलब किससे है? तैराकी से। क्योंकि दोस्तों इसके अलावा कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। आप कितना भी रट के क्यों ना चले जाएं, एग्जाम में यह आपको भ्रमित जरूर करेगा, किंतु यदि आप मेरी धांसू ट्रिक से पढ़ रहे हैं तो हमेशा याद रहेगा कि लाश का मतलब अभिलाष से, और लाश कहाँ पर तैरती? नदी के ऊपर तैरती। तो तैरती का मतलब तैराकी से और लाश का मतलब अभिलाष से, अर्थात अभिलाष एमटी को तैराकी के क्षेत्र में एक एक खेल में प्रशिक्षक के हैं आपके ये, और इसी के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में उदयगिरी की गुफाएं स्थित हैं। फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, विदिशा, मंडला, सतना और गुना। फटाफट बताइए उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं। चलिए अब राइट आंसर की बात कर लें तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया है यहाँ पर विदिशा, जी हाँ दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विदिशा इज द राइट आंसर। कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो विदिशा जिले में स्थित है मेरे दोस्तों। अब बताते हैं इसको याद कैसा करें। तो हमारी ट्रिक देखिए मेरे दोस्तों, बताइए उदयगिरी में आपको एक शब्द मिलेगा, एक शब्द आपको क्या मिलेगा? उदय। क्या मिलेगा? उदय। अब बताइए सूरज का उदय कहाँ से होता है? दिशा से होता है मेरे दोस्तों। सूरज का उदय कहाँ से होता है? दिशा से होता है। तो उदय का मतलब उदयगिरी से है और दिशा का मतलब किससे है? विदिशा से। आई होप आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी कि उदयगिरी में एक शब्द आएगा उदय, और सूरज का उदय कहाँ से होता है? दिशा से होता है। तो दिशा का मतलब विदिशा से और उदय का मतलब उदयगिरी से, अर्थात यहाँ पर उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। तो हमेशा चीज़ों को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो कभी आप भ्रमित नहीं होंगे। सारे सब्जेक्ट हो आप ऐसे ही पढ़ें, चाहे जीके हो, चाहे साइंस हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन के दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मध्य प्रदेश की पहली मोबाइल लाइब्रेरी किस जिले में शुरू की गई? जी दोस्तों, जिनका भी अभी एग्जाम रहा है 24 तारीख को लास्ट एग्जाम है जेल प्रहरी का, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाल ही में मध्य प्रदेश की पहली मोबाइल लाइब्रेरी किस जिले में शुरू की गई है। मेरे दोस्तों सारे ही करेंट अफेयर के क्वेश्चन यूनिक रहते हैं। जनरली आप किताबों से या किसी सोर्स से ही पढ़ते हैं तो आसान से क्वेश्चन एमपी करेंट अफेयर के आपके एग्जाम में दिए रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फटाफट बताइए कि मध्य प्रदेश की पहली लाइब्रेरी किस जिले में शुरू की गई। यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कलेक्ट करके आपके लिए लेकर आता हूँ। चलिए अब राइट आंसर की बात करें कि भाई मध्य प्रदेश की पहली मोबाइल लाइब्रेरी किस जिले में शुरू की गई है। 4 विकल्प आपके समक्ष, उज्जैन, टीकमगढ़, रतलाम और ग्वालियर। तो भाई जिन भी विद्यार्थियों ने या तो तुक्का लगाया है या विकल्प क्रमांक का चयन किया टिकमगढ़, तो टिकमगढ़ इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश की पहली मोबाइल लाइब्रेरी, ध्यान रहे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे दोस्तों, मध्य प्रदेश की पहली मोबाइल लाइब्रेरी कहाँ पर किस जिले में शुरू की गई है? टिकमगढ़ में। अब बात आती है सर इसकी कोई ट्रिक है क्या? जी हाँ दोस्तों, आप संदीप सर के साथ पढ़ रहे हैं, आप धांसू ट्रिक से पढ़ रहे हैं। हर एक क्वेश्चन में ट्रिक के माध्यम से ही बताने की कोशिश करता हूँ और ये सारी ट्रिक मेरे द्वारा ही बनाई जाती है क्योंकि मेरा पढ़ने का तरीका भी यही है। बताइए आपसे क्या पूछा जा रहा है?
मोबाइल लाइब्रेरी। और आप सभी को पता है जब आप घर में पढ़ते नहीं है, मोबाइल चलाते हैं, तो घर के लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल क्या चलाया करो, कम चलाया करो। तो कम का मतलब है टीकमगढ़। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि टीकमगढ़ में एक शब्द आ रहा है क्या, टीकमगढ़ में एक शब्द आ रहा है क्या है, कम। और कम का मतलब किससे, एक मोबाइल कैसे चलाना चाहिए, कम चलाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, लाइब्रेरी में पढ़ाई करना चाहिए। मेरे दोस्तों कई लोग लाइब्रेरी तो ज्वाइन कर लेते हैं, किंतु लाइब्रेरी में जाकर क्या चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, मोबाइल कम चलाएं। और कम का मतलब किससे है, टीकमगढ़ से है, क्योंकि टीकमगढ़ में कौन सा शब्द आ रहा है, कम आ रहा है। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश में की पहली मोबाइल लाइब्रेरी कहाँ पर प्रारंभ की गई है, तो भाई टीकमगढ़ जिले में प्रारंभ की गई है। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसकी लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। उन्हें ही बता दीजिए कि संदीप सर की धांसू ट्रिक वाली क्लास का आगाज हो चुका है। हम सारी क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों, गांधी सागर बांध किस नदी पर है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान सा प्रश्न, आई होप ये तो आपसे बन जाएगा। फिर भी कई बार व्यापम में रिपीट किया गया, तो फटाफट बताइए, गांधी सागर बांध किस नदी पर है। चार विकल्प हैं, ताप्ती, चंबल, नर्मदा और बेतवा। फटाफट बताइए, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, ताप्ती, चंबल, नर्मदा और बेतवा। चलिए अब इसका भी राइट आंसर जान लेते हैं कि भाई गांधी सागर बांध किस नदी पर है। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है आपका गांधी सागर बांध का, चंबल नदी। जी दोस्तों, विकल्प क्रमांक 2 इज द राइट आंसर कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो भाई चंबल नदी पर स्थित है। अब बात आती है सर इसको याद है कैसा करें, तो दोस्तों इसकी भी बढ़िया ट्रिक बता देता हूं। देखिए दोस्तों, गांधी में एक शब्द आ रहा है, गांधी सागर बांध में एक शब्द आ रहा है गांधी। और गांधी जी ने दोस्तों नमक कानून तोड़ा था। और कैसे तोड़ा था, अपनी हट से, अपने बलपूर्वक कहां जाकर तोड़ा था, समुद्र के किनारे था, सागर के किनारे जाकर तोड़ा था मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। क्या बताइए, फिर से अपनी ट्रिक को दोहराऊं कि गांधी सागर बांध में एक शब्द आएगा गांधी। और गांधी जी ने क्या तोड़ा था, नमक कानून तोड़ा था। और नमक कानून तोड़ने के पीछे वो क्या थे, वो हट पर बैठे थे, बलपूर्वक उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। और कहां पर जाकर तोड़ा था, तो भाई समुद्र के किनारे। और समुद्र को क्या बोला जाता है, सागर बोला जाता है। तो इस प्रकार भी आप याद कर सकते हैं कि गांधी सागर बांध किस नदी पर है, चंबल। तो गांधी ने नमक कानून तोड़ा बल सहित, तो बल का मतलब चंबल से, और गांधी का मतलब गांधी सागर बांध से। चलिए दोस्तों, चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के महिला बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी आपके ग्रुप 2 और ग्रुप 5 की परीक्षा के लिए व्यापम की, कि हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के महिला बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। चार विकल्प हैं, रोशनी भदौरिया, पूजा यादव, इशिका शर्मा और मनीषा ठाकुर। फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अब राइट आंसर की बात कर लें कि भाई मध्य प्रदेश शासन ने हाल ही में महिला बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया, रोशनी भदौरिया, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो, आप सभी का आंसर बहुत ही सही है। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल याद रहे आपको, 100% आने वाले एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश शासन के महिला बाल विकास विभाग का जो ब्रांड एम्बेसडर आपको किसे बनाया गया है, रोशनी भदौरिया को बनाया गया है। अब बताइए, यदि आपको किसी से पता हो कि भाई ये जो रोशनी भदौरिया इनका संबंध किस जिले से, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि रोशनी भदौरिया ये 10वीं कक्षा की विद्यार्थी है दोस्तों। और ये साइकिल से कई किलोमीटर दूर स्कूल जाया करती थी। इसी को देखते हुए इनकी जो शिक्षा के प्रति जो लगाव है वह देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने महिला बाल विकास के ने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। और रोशनी भदौरिया का संबंध मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश के से भिंड जिले से है। और भिंड में दोस्तों अटेर का किला है। कई बार पूछा गया कि अटेर का किला कहां पर स्थित है, तो अटेर का किला भिंड जिले में ही स्थित है। तो रोशनी भदौरिया दोस्तों 10वीं कक्षा की स्टूडेंट हैं, उनका संबंध किससे, भिंड जिले से। अब बात करें सर इसको याद कैसा करें, तो दोस्तों बताइए आपको क्या पूछा जा रहा है, महिला बाल विकास में शब्द आएगा महिला, इसमें क्या आएगा महिला और क्या आएगा
बाल आएगा। यदि महिलाओं का विकास करना हो, महिलाओं को अपने बालों का विकास करना हो, तो बताइए महिलाओं को विकास कैसा होगा? जब वो अपना क्या करेंगी, नाम रोशन करेंगी, महिलाएं अपना क्या करेंगी, नाम रोशन करेंगी, तभी उनका क्या होगा, उनके बालकों का, उनके बच्चों का क्या होगा, विकास होगा। तो इस प्रकार ध्यान में रख सकते हैं कि महिलाओं को, देखो बाल का मतलब बच्चे से, महिलाएं यदि अपने बच्चों का विकास करना चाहती हैं तो उन्हें उनका नाम क्या करना पड़ेगा, रोशन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि चंदेरी के किले का निर्माण किसने कराया है। जी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी जानकारी के बता दूं कि चंदेरी कहां पर स्थित है, तो ये अशोकनगर, जी दोस्तों अशोकनगर जिले में स्थित है चंदेरी। आपको इस चीज का ध्यान में रहे कि चंदेरी कहां पर, चंदेरी की साड़ियां फेमस, आपने सुना होगा, चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। बट फिलहाल आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कि चंदेरी के किले का निर्माण किसने कराया है। चार विकल्प हैं, राजा कीर्तिपाल, वीर सिंह बुंदेला, रुद्र प्रताप सिंह या सूरज सेन। फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि चंदेरी के किले का निर्माण किसने कराया है। चलिए दोस्तों राइट आंसर की बात कर लें कि भैया चंदेरी का किला कहाँ स्थित है, तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का मतलब राजा कीर्तिपाल इज द राइट आंसर। राजा कीर्तिपाल ने ही 16वीं शताब्दी में चंदेरी के किले का निर्माण कराया था। तो जिन विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक 1 का चयन किया बहुत बहुत बधाई हो, बहुत ही बढ़िया आप सीख रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए अब इसको याद कैसे करें दोस्तों, इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ। बताइए यहाँ पर राजा कीर्तिपाल, तो इसमें राजा मान लेते हैं कोई राजा है, मान लेते हैं कोई राजा है और कोई राजा बहुत ही उदास रहता है। तो किसी व्यक्ति ने राजा से पूछा कि क्यों भाई आप इतने उदास क्यों रहते हो, तो उसने कहा है कि आजकल मेरी जो कीर्ति है, आजकल जो मेरी कीर्ति है, और कीर्ति का मतलब क्या होता है, यश होता है। कीर्ति का मतलब क्या होता है, यश होता है, गौरव होता है। तो कोई राजा से किसी व्यक्ति ने पूछा कि आजकल भी आप दुखी से रहते हो, आपका काम में मन नहीं लगता, प्रजा के प्रति आपका जो नजरिया था देखने का वह भी बदल चुका है, तो आप क्यों परेशान हो। तो राजा ने कहा है कि भाई आजकल मेरी जो कीर्ति है, जो यश है, वह कीर्ति कैसी होगी है, कीर्ति मेरी नहीं हो रही है, कीर्ति में क्या हो रही है, देरी हो रही है मेरे दोस्तों। इस प्रकार से यह ध्यान में रख सकते हैं कि राजा की कीर्ति फैल नहीं रही है क्योंकि उसमें क्या हो रही है, देरी हो रही है। तो कीर्ति का मतलब कीर्तिपाल से, और देरी का मतलब मेरे दोस्तों किससे है, चंदेरी से है। तो इस प्रकार भी दोस्तों आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन बोर्ड ने कौन सा नामक एक अभियान पर्यटकों के लिए शुरू किया है। जी दोस्तों फटाफट बताइए, एमपी करंट अफेयर का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन बोर्ड ने कौन से अभियान की शुरुआत अपने पर्यटकों के लिए की है। चार विकल्प हैं, इंतजार आपका, सुखद यात्रा, मेरी जर्नी, आपके संग, पर्यटन के रंग। जी हाँ दोस्तों आपके संग पर्यटन के रंग। तो फटाफट बताइए मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन बोर्ड ने कौन से अभियान की शुरुआत अपने राज्य के पर्यटकों के लिए की है। चलिए राइट आंसर जान लेते हैं। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य बोर्ड ने जिस अभियान की शुरुआत की अपने पर्यटकों के लिए, वह मेरे दोस्तों इंतजार आपका। जी हाँ दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 इज द राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है इंतजार आपका, बिल्कुल मध्य प्रदेश राज्य अपने पर्यटकों का क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। इसलिए बढ़िया दोस्तों, भोपाल हो चाहे इंदौर हो, मस्त घूमिए, लेक सिटी वगैरह में इस प्रकार बड़े तालाब की सैर कीजिए। तो यहाँ पर अभियान का नाम क्या रखा गया है, इंतजार आपका। तो मध्य प्रदेश आपके अपने पर्यटकों का दोस्तों इंतजार कर रहा है, यहाँ पर आइए और इंजॉय कीजिए। तो इसकी तो कोई ट्रिक है नहीं, आप सिंपल से याद कर सकते हैं, इंतजार आपका। चलिए बिना देरी करते हुए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि फैन अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है। जी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फैन अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है। चार विकल्प आपके समक्ष हैं, शिवपुरी, मंडला, श्योपुर और दतिया। के फैन अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चलिए राइट आंसर की बात कर लें तो भैया फैन अभयारण्य के बारे में पूछा जा रहा है। जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का मतलब मंडला इज द राइट आंसर। फैन अभयारण्य मध्य प्रदेश के कहाँ पर है मेरे दोस्तों, मंडला जिले में है। कहाँ पर स्थित है मेरे दोस्तों, मंडला जिले में स्थित है। बताइए
अब इसको याद कैसा करें मेरे दोस्तों, इसकी आपको ट्रिक बता देता हूँ। बताइए, फैन अभ्यारण्य में एक शब्द आएगा फैन, और फैन तो आप समझते हैं, आप में से भी कई लोग किसी न किसी व्यक्ति के फैन रहते हैं। कोई अभिनेता, कोई एक्टर पसंद होता है, कोई को अभिनेत्री पसंद होती है, तो हर एक व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति का फैन रहता है। और फैन क्यों रहता है, क्यों? क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति कि आपको अच्छाइयाँ पसंद हो, उसकी एक्टिंग पसंद हो, उसकी स्टाइल पसंद हो, इस कारण आप क्या है, उसके फैन हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी हम किसी व्यक्ति के फैन होते हैं तो फैन कब होते हैं, जब आपका मन डोलने लगता है। तो मन डोला तन डोला, तो यहाँ पर मन डोलने लगता है और आप उस व्यक्ति के क्या हो जाते हैं, फैन हो जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ट्रिक से याद कर सकते हैं कि फैन अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। हम किसी व्यक्ति के फैन हो जाते हैं और हमारा मन क्या है, डोलने लगता है। तो मन डोलने का मतलब मंडला से है और फैन हो जाने का मतलब फैन अभ्यारण्य से है। चलिए दोस्तों, चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे जेल प्रहरी में पूछा गया था कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कौन से नंबर के मंत्री बने हैं। तो ये 19वें नंबर के मुख्यमंत्री दोस्तों बने हैं, इस चीज़ का ध्यान में रहे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस, जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की हम पर बात करें, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2020 के अवसर पर कहाँ भारत माता की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और उज्जैन। चलिए अब इसके राइट आंसर की बात कर लेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने इस बार का जो हमारा स्वतंत्रता दिवस था 15 अगस्त 2020 को, तो भारत माता की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है, भोपाल जिले में किया है। और भोपाल में भी कहाँ पर किया है, शौर्य स्मारक, आपने देखी होगी यहाँ पर शौर्य स्मारक है आपका एमपी बोर्ड के पास, एमपी बोर्ड ऑफिस के पास। इसी शौर्य स्मारक में इन्होंने भारत माता की कांस्य प्रतिमा की यहाँ पर क्या किया मेरे दोस्तों, प्रतिमा का अनावरण किया है। अब बात आती है सर इसको याद कैसा करें, तो दोस्तों इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ। बताइए, भारत माता में की कांस्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है और भारत में एक शब्द आ रहा है, क्या है, भा। भारत में एक शब्द आ रहा है भा, तो भा से आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, भोपाल याद रखना है। इस प्रकार भी आप याद कर सकते हैं कि भारत माता की प्रतिमा का अनावरण किया है और भारत में एक शब्द आ रहा है भा, और भा से आपको क्या शुरुआत हो रही है, किस जिले की, भोपाल की हो रही है। मतलब भोपाल में ही भारत माता की कांस्य या ब्रॉन्ज प्रतिमा का इन्होंने अनावरण किया है। चलिए दोस्तों, चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर, कि काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है। जी हाँ दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एमपीएसआई में पूछा जा चुका है। फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है। 4 विकल्प हैं, बागली गांव जो कि देवास में है, वांचा गांव जो कि बैतूल में है, जानापा पहाड़ियाँ जो कि इंदौर में है, और चंदेरी जो कि अशोक नगर में। बताइए, काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर की बात कर लें तो ये काली सिंध नदी का पूछा जा रहा है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1, मतलब बागली गांव देवास, इज द राइट आंसर। काली सिंध नदी देवास के बागली गांव से ही निकलती है। चलिए बात आते हैं इसको याद कैसे करें, तो दोस्तों इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। हर एक क्वेश्चन आपको ट्रिक के माध्यम से याद रहेगा एग्जाम में। देखिए, बागली गाँव में आपको एक शब्द आ रहा है बाग, बागली गाँव में एक शब्द आएगा बाग, और काली सिंध में एक शब्द आ रहा है काली। बताइए, यदि आपको काली काली जामुन खाना है, यदि आपको काली काली जामुन खाना है, तो कहाँ पर जाना पड़ेगा मेरे दोस्तों, बाग में जाना पड़ेगा। तो बाग का मतलब है बागली से, और काली का मतलब है काली जामुन से। यदि आपको काली जामुन खाना है तो आपको बाग में जाना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पर बाग से बागली गाँव हो जाएगा, और जामुन से आपका काली सिंध नदी हो जाएगा। अर्थात काली सिंध नदी मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गाँव से निकलती है। इस प्रकार आप दोस्तों याद कर सकते हैं। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, कि मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार 2019 कितने खिलाड़ियों को दिया गया था। दोस्तों यह क्वेश्चन मैं आपको पहले भी धांसू ट्रिक से बता चुका हूं कि इस बार 2019 का एकलव्य पुरस्कार है, और यह भी आपको मैंने बताया था कि एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत
एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई है। इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, आपका 50,000 रुपये दिए जाते हैं। तो एकलव्य पुरस्कार 2019 कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? तो इसका राइट आंसर कितना होगा मेरे दोस्तों? 14। एकलव्य पुरस्कार 2019 कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? 14 खिलाड़ियों को दिया गया था। अब इसको याद कैसा करें, इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी दोस्तों, और वह ट्रिक क्या थी कि बताइए, एकलव्य का पूछा जा रहा है तो एकलव्य में से एक ले लिया आपने, एकलव्य में से क्या लिया? एक ले लिया। और यहाँ पर लव्य का मतलब मैं किससे ले लेता हूँ? लव से। किससे ले लेता हूँ? लव से। अब बताइए लव में कितने अल्फाबेट हैं आपके? 4। कितने हैं? 4। तो 1 और 4 को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। याद कैसा करा कि एकलव्य पुरस्कार कितने लोगों को मिलाए? तो एक का मतलब हमने एक से ले लिया, और लव का मतलब लव से। लव में कितने अल्फाबेट हैं? 4। 1 और 4 को मिला दे कितना आ गया? 14 आ गया। चलिए दोस्तों चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि अन्नपूर्णा मंदिर किस जिले में है? जी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अन्नपूर्णा मंदिर किस जिले में है। 4 ऑप्शन आपके पास है, सतना, देवास, उज्जैन और इंदौर। फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि अन्नपूर्णा मंदिर किस जिले में है, सतना, देवास, उज्जैन या इंदौर। चलिए अब राइट आंसर की बात करने के लिए अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का, जी दोस्तों इंदौर इज द राइट आंसर। इंदौर में ही अन्नपूर्णा मंदिर स्थित है। अब बात आती है इसको याद कैसा करें। तो दोस्तों बहुत ही धांसू ट्रिक बता रहा हूँ, इसको याद कैसा करेंगे बताइए। अन्नपूर्णा में आपको शब्द मिलेगा अन्न। अन्न का मतलब किससे होता है? अनाज से होता है। अन्न का मतलब किससे होता है? अनाज से। अब बताइए यदि आपको कहीं पर अनाज कैसा मिलेगा? पूर्ण मिले, पूर्ण रूप से फ्री में कोई आपको अन्न दे रहा है तो आप क्या करेंगे? दौड़े दौड़े जाएंगे। दौड़े दौड़े जाएंगे का मतलब है दौड़े दौड़े जाएंगे, और दौड़े दौड़े जाएंगे का मतलब किससे मेरे दोस्तों? इंदौर से है। तो इस प्रकार दोस्तों याद कर सकते हैं कि अन्नपूर्णा मंदिर किस जिले में मेरे दोस्तों? तो यहाँ पर आपका इंदौर में स्थित है। चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, क्या कि श्री लालजी टंडन का जुलाई 2020 में निधन हो गया था। उन्होंने खालिस्तान नंबर के राज्यपाल के रूप में 29 जुलाई 2019 को शपथ ग्रहण कर पदभार ग्रहण किया था। जी दोस्तों फटाफट बताइए कि लालजी टंडन का हाल ही में जुलाई 2020 में निधन हुआ है। इन्होंने 29 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण किया था? 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं, 27, 28, 29 या 26। फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर मेरे दोस्तों क्या होगा। तो भैया इन्होंने जो 29 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश के 28वें राज्यपाल, जी दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक 2 का चयन किया है तो 28वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया था, जिनका हाल ही में जुलाई 2020 में निधन हो चुका है। अब मध्य प्रदेश के जो अतिरिक्त प्रभार संभाल रही है राज्यपाल का, तो जो आनंदीबेन पटेल, जी दोस्तों आनंदीबेन पटेल को यहाँ पर एडिशनल चार्ज दिया गया है एमपी का, और वर्तमान में वही आपकी मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं, साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। तो 28 इस प्रकार से आप याद करेंगे, इसकी तो यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है। तो आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन दोस्तों समझ में आए होंगे। यहाँ पर एमपी करंट अफेयर और एमपी जीके दोनों की मैं सीरीज आपको लेकर चला रहा हूँ, और दोनों प्रकार के प्रश्न मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताता हूं दोस्तों। तो चलिए तो आज की हम क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं, और जाते जाते कुछ पंक्तियां आपके समक्ष बोलता हूं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। जय दोस्तों इसी के साथ आज की कक्षा में यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।